नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के महासंग्राम में। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार सख्त रुख अपनाए हुए हैं और जिससे अधिकारियों की लेट लतीफी और काम में दिलचस्पी न दिखाना भारी पड़ सकता है। और शुरू से ही जीरो टॉलरेंस और जनता की समस्याओं को दूर करने की बात कर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि वो समय पर कार्यालय आकर फाइलों को निपटाएं और इसके साथ ही सीएम ने बायोमेट्रिक प्रणाली और अन्य मापदंडों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार का प्रयास है कि जनता के शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने की कोशिश लगातार जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ चंपावत में उपचुनाव रण की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं अब, और इन्हीं तैयारियों को लेकर सीएम धामी की जीत के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसके साथ ही कांग्रेस भी उपचुनाव में जीत के लिए संजीदा हो गई है, लेकिन कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी का नाम सार्वजनिक नहीं किया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अपने प्रत्याशी का नाम जल्द ही फाइनल कर देगी और अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाती है, कैसे कांग्रेस में चल रहे मनमुटाव को खत्म कर पाती है। और संधिकरण में जो शिकायतें आती हैं उनका ठीक प्रकार से समाधान हो, ठीक प्रकार से उनका निस्तारण हो, उसको लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो भी शिकायत करता है या जो भी जरूरत समस्या जो भी यहाँ पर अपने आवेदन के माध्यम से देंगे तो सीधे रजिस्टर्ड होगी। रजिस्टर्ड होने के बाद ऑनलाइन हो जाएगी और संबंधित विभाग को चली जाएगी। तो उसका एक डाटा यहाँ पर बड़ा रहेगा, उसमें सारी डेट मेंशन हुई, कौन सी डेट में वो एप्लीकेशन आई है, उस पर किस डेट पर क्या कार्रवाई हुई है, उसका निस्तारण हुआ है कि नहीं हुआ। ये सब हमारा सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के लिए हमने तय किया। देखिए, जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी ने सरकारी कर्मचारियों और कार्यालयों में जो कर्मचारी हैं उनको ये निर्देश दिए हैं कि वो समय पे ऑफिस आएँ और जो लोग हैं पीड़ित उनकी जो है बातें सुनिए और उनके जो कष्टों को दूर करने का कार्य करें। तो मुझे लगता है पुष्कर सिंह धामी जी को ये दिशा निर्देश सबसे पहले स्वयं इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि आज जो देश है, आज मैं प्रदेश की बात करूँ, वहाँ पर इतनी ज्वलंत समस्याएँ हैं। सिर्फ बिजली का ही एक उदाहरण ले लेते हैं, लोग बिजली से परेशान हैं, बिजली की जो कमी है उससे परेशान है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी को अपने उपचुनाव में वो इतने व्यस्त हैं कि उन्हें आम जनमानस के हितों से कोई सरोकार नहीं है। कोरोना काल में जो कोरोना योद्धा जिन्होंने जो है अपनी जान की बाजी लगा करके लोगों की सेवा करने का कार्य किया, वो आज सड़कों पर है। तो पुष्कर सिंह धामी जी पहले निर्देश जो आप दूसरों को दे रहे हैं उसका पालन स्वयं करने का कार्य करें। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कर्मचारियों अधिकारियों के लिए कि लेट लतीफ़ी नहीं चलेगी किसी भी काम में, और बहुत अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने एक अधिकारियों के ऊपर नकेल कसने का काम किया है। पर हमारा मानना है कि अधिकारियों को अगर फ्री हैंड छोड़ा जाएगा, अगर उनको कार्य करने के लिए बिल्कुल कोई दबाव नहीं होगा, तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से वो काम कर पाएंगे। और पहले भी इस तरह के आदेश काफ़ी हुए हैं, लेकिन अधिकारियों पर इस तरह के कोई फ़र्क नहीं पड़ते हैं। तो मुख्यमंत्री जी की ये पहल क्या आगे जाके रंग लाएगी, क्या काम समय पर हो पाएंगे, ये तो आगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कोशिश तो बहुत कर रहे हैं अधिकारियों से समय विधि के अनुसार काम करवाने की। लेकिन अधिकारियों की भी अपनी एक समय सीमा होनी चाहिए काम करने की, ताकि जनता को परेशानी ना हो, जनमानस को कोई तकलीफ़ ना हो। आज जो ये आदेश जारी हुए हैं कि अगर देरी से कोई भी कार्य किया गया तो उनको पनिशमेंट मिलेगी, उनको सज़ा मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें आगे चल कर के देखनी होंगी। और सरकार आगे लोगों को जिम्मेदारी पर्यवेक्षक के रूप में सौंपी है कि हमारे यहाँ कांग्रेस संगठन, हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के पंचायत के हमारे पदाधिकारी, प्रदेश कमेटी के लोगों ने, शिवाय यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, सब लोगों से बातचीत करें कि प्रत्याशी को कैसे लड़ाया जाए और कैसे जिताया जाए। इस पर चर्चा करने के लिए कौन बेहतर होगा, उस पर चर्चा करी। और चंपावत के हमारे सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश है और मुझे लगता है तो उत्तराखंड में लेकर के जिस तरीके से विकास को लेकर के धामी सरकार लगातार सक्रियता बनाई हुई है और अधिकारियों को कोई भी लापरवाही बरतने के निर्देश दिए हैं और कहा गया है कि अगर अधिकारी बरतते हैं कोई लापरवाही तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही दूसरी तरफ चंपावत में भी जंग छिड़ने जा रही है, वहां पर भी दोनों राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अपनी अपनी तैयारियां और अपने अपने कमर कसने लगी हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, आपका परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सीमा डोरा जी हमारे साथ मौजूद है। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वसी जैदी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के
नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हारिस मैखुरू जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हारिस मैखुरू जी, सबसे पहले आप ही जान जाते हैं, क्योंकि इस पर हमने आपके साथ और भी चर्चाएं की हैं इस मुद्दे को लेकर के लगातार। जब जिस दिन आदेश दिया था, मुझे लगता है उस दिन हम आपके साथ चर्चा किए थे इस मुद्दे को लेकर के कि मुख्यमंत्री धामी ने किस तरीके से अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं और अधिकारियों से किसी भी तरीके की कोई लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं। अगर लापरवाही बरती जाती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। समय से दफ्तर पहुंचें और फ़ोन अटेंड करें, ये तमाम सारे जो निर्देश दिए गए हैं, क्या उनका पालन हो रहा है क्या? योगेश पांडे जी, निश्चित रूप से जो अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं वो कहीं न कहीं जनहित में है कि समय से अधिकारी आए, जन शिकायतें सुने, फोन उठाएं, समयबद्ध निस्तारण करें। उसके अलावा जो जिस स्तर का काम है, यानी जो तहसील स्तर का काम है, तो तहसील स्तर के काम के लिए व्यक्ति को जिलाधिकारी के पास ना जाना पड़े, जिलाधिकारी स्तर के काम के लिए व्यक्ति को देहरादून ना दौड़ना पड़े, ये भी निर्देश। लेकिन अधिकारी जिस तरह से उत्तराखंड में फाइल दबाने के माहिर हैं, और ये समझ लीजिए कि जब लखनऊ से देहरादून शिफ्ट हुए तो ऐसा लगा कि हम अब लंदन पहुंच गए हैं। जो काम लखनऊ में 5 मिनट में होते थे, देहरादून में वो अगर 5 महीने में हो जाए तो हम सबको धन्य करना चाहिए। तो हुआ क्या कि पहले योगेश जी, पहले क्या होता था उत्तर प्रदेश में, जो अधिकारी की परफॉर्मेंस बहुत लो रहती थी या जो समय बद्ध कार्य नहीं कर पाते थे, या जिनको ये समझा जाता था कि ये कहीं ना कहीं शासन के कामों में, सरकार के कामों में रोड़ा अटका रहे हैं, तो उनको उत्तराखंड उस दौर में 2000 से पहले पनिशमेंट पर भेजा गया। राज्य बनने के बाद भी करीब करीब क्या हुआ कि उसी तरह के अधिकारी उत्तराखंड आए। वो फाइल दबाने के माहिर हैं, ऑब्जेक्शन लगाने के माहिर हैं, मैनिपुलेट करने के माहिर हैं, और जिसी तरह से मतलब जनता के कामों को घुमाने के एक्सपर्ट हैं ये सारे के सारे। हमारे कम से कम हमारा जो सचिवालय है, ऐसा नहीं देखा गया, बल्कि एक अधिकारी तो ये कह रहा था जब तक लोगों ने 4-5 चक्कर नहीं काटे तो ऐसा नहीं लगता कि हमने सचिवालय से काम करा दिया। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें निश्चित रूप से देखने में आती है। मैं कह रहा था, जैसे अभी हमारे एक बहन भी कह रही थी कि बाइक में देख रहा था, कोरोना काल में जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी लगे, अब वो आजकल धरने पे बैठे। तो क्या हम इतने संवेदनहीन हो गए कि कोरोना काल में जिन युवाओं ने अपनी जान दांव पे लगा के उस अननोन बीमारी के खिलाफ युद्ध लड़के, कोरोना वॉरियर्स हमने उनको खुद भी नाम दिया, सरकार ने ही ये नाम दिया, अब आजकल वो हड़ताल कर रहे हैं, यार हमारी रोजी रोटी कंटिन्यू कर दो, कहीं एडजस्ट कर दो। तो थोड़ा सा अगर वो संवेदनशीलता हमारी बढ़ती तो कहीं ना कहीं वो हमारे प्रदेश के ही बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, टेक्निकल स्टाफ है, ट्रेंड बच्चे हैं, हम उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो हम और क्या कर सकते हैं। हमने चुनाव से पहले कुछ शिक्षकों के ट्रांसफर किए, उन्होंने बड़ी आशा बांधी थी कि चलो अब तो मतलब 5 साल, पिछले 5 साल ट्रांसफर ही नहीं हुए थे मास्टरों के त्रिवेंद्र सिंह जी के कार्यकाल। त्रिवेंद्र सिंह जी के कार्यकाल में त्रिवेंद्र सिंह के जाने का एक कारण ये भी रहा कि उन्होंने कुछ इस तरह के कर्मचारियों के हित के काम ही नहीं किए। अब फिर धामी जी ने चुनाव से पहले वो ट्रांसफर किए, अब वो मास्टरों के ट्रांसफर अभी तक अटके पड़े हैं। आचार संहिता 10 मार्च को खत्म हो गई, अब ये 10 अप्रैल 1 महीना हो गया और ये 1 महीना और 20 दिन हो गए, अभी तक आचार संहिता जो है उठी नहीं है मास्टरों के ट्रांसफर से। उसी तरह से जो 4 धाम यात्रा की तैयारियां हैं, धामी जी लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी ये देखा गया है कि धरातल पे काफी कम काम हुआ है, उस लेवल से परफॉर्मेंस ही नहीं है। अभी तक बिजली पानी का इंतजाम नहीं हुआ, अभी तक जो है कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ, जो हमारे कर्मचारी एडवांस गए भी इन्हें बड़ी परेशानी है। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी की हार्दिक इच्छा है कि हम कुछ करें, लेकिन अधिकारियों की टीम हमारे पास उस दिशा की नहीं है, उस लेवल की नहीं है, उस विजन की नहीं है, उस दृष्टिकोण की नहीं है जो कि उत्तराखंड के लिए जिसकी बहुत ही अपरिहार्य आवश्यकता है। उत्तराखंड बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, बहुत दुर्गम और बहुत विषम भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ की, यहाँ पे तो पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करने की आवश्यकता थी, लेकिन हम उतने ही असंवेदनशील हमारे अधिकारी हैं जो फाइलों को दबाने के माहिर हैं। तो इससे निपटना थोड़ा सा टेढ़ी-खीर भी है, थोड़ा सा कठोर डिसीजन लेने भी पड़ेंगे सरकार। सीमा डोरा जी, नौकरशाही पूरी तरह से, सीधे शब्दों में अगर कहें कि नौकरशाही पूरी तरह से जो है वो हावी है सरकार पर, तो जो निर्देश दिए जा रहे हैं, दिशा कितने उदाहरण दिए देखिए हरीश मैखुरू जी ने
कि अधिकारियों के लिए क्या क्या कहा गया, किन किन कामों को लेकर के कौन कौन सी फाइलें अटकाए हुए हैं अभी, और उन पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है। तो केवल ये दिशा निर्देश क्या कागज़ में साइन कर कर और बाइट में बोल करके केवल दिशा निर्देश देने भर से काम चलेगा, कि उन पर अमली जामा पहनाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है? जनता पार्टी वचनबद्ध है कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाए। तो इसी में ये कदम सोच लीजिए, सराहनीय कदम जो पुष्कर सिंह धामी जी ने उठाया है कि जो है तो हमारे सचिव से और जो अधिकारी लोग हैं उन सब अपने टाइम पे, जो टाइम लिमिट उनको दी गई है उस पे वो अपना काम पूरा करे, चाहे वो जिला स्तर का हो या वो उत्तराखंड राज्य स्तर का हो। तो ये सब चीजें तो अच्छी है ना। कांग्रेस इसमें हर समय क्रिटिसाइज क्यों करती है? एक तरफ तो इतने समय से ये सुनते चले आ रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट राज्य चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट का जो है वो पूरा दबदबा है हर जगह। तो जब उसको हमने कंट्रोल करने के लिए एक पहल करी तो उसकी इनको सराहना करनी चाहिए। और साथ में जब राज्य चलाना होता है ना तो सर इनको ये चीज जरूर सोचनी चाहिए कि विपक्ष का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इस चीज को सराहना करते हुए इसमें हाथ बढ़ाएं कि हाँ ये बिल्कुल सही है, और जिन लोगों को परेशानी होती है ये दे शुड कम फॉरवर्ड की इनको परेशानी हुई, इनकी फाइल अटक गई है, इसको आगे लेके जाया जाए, ना कि सीमा डोरा जी, आप समझ नहीं पा रही हैं। दरअसल ये कांग्रेस की तरफ से बयान नहीं आया है। हरीश मैकुरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वो देखिए, सरकार को भी, शासन और सत्ता दोनों को भी काफ़ी नज़दीक से उन्होंने देखा है। हरीश मैकुरी जी ने ये चीज़ें कही हैं, ये कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं है। वसी जैदी जी ने नहीं कहा ये बातें। नहीं, कांग्रेस की प्रवक्ता भी तो अभी कह रही थी ना। नहीं, वो तो कह रही थी, लेकिन जो हरीश मैकुरी जी कह रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा ना? ये तो ये बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं कि लगाम लगानी चाहिए, तो ठीक है। मैं तो खुद ही कह रही हूँ कि सही है। तो इन्होंने तो उसको ऑब्जेक्शन उठाया ही नहीं। तो इनके ऊपर तो मैं कुछ टीका टिप्पणी कही नहीं रही हूँ, ना कि रही जो इन्होंने कही है कि कुछ लोगों को हटा दिया गया, कोरोना काल में काम करते थे। अफकोर्स हम उनके बहुत ही एहसानमंद हैं और हमेशा रहेंगे कि बुरे वक्त पे जिन्होंने हमारा साथ दिया। लेकिन हाँ, कुछ फॉर्मेलिटीज होती है कि आज अभी समय नहीं है उनको रखने का, और उस पर विचार विमर्श चल रहा है। जरूर एक समय ऐसा आएगा कि उनको भी काम मिलेगा। ठीक है। वसी जैदी जी, क्या नज़ारा है प्रदेश का पूरा? ये दावे तो बड़े बड़े सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं कि पूरी लगाम लगाई जा रही है प्रशासनिक अधिकारियों पर, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस की नीति पूरी अपनाई जा रही है और उसको अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। क्या वास्तव में अब सब कुछ दिखने लगा क्या ऐसा? बिल्कुल सरासर पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। अगर वाकई में प्रदेश की हितकारी सरकार होती भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो ब्यूरोक्रेसी के इनसे दिखाने के दांत कुछ और होते हैं और खाने के दांत कुछ और होते हैं। अभी आपको याद होगा डॉक्टर निधि उनियाल प्रकरण था और पंकज पांडे जी ने उन्हें घर पे बुलाकर उनकी इंसल्ट की थी, उसके बाद उनका फिर ट्रांसफर कर दिया था। उस निधि उनियाल प्रकरण की जांच बिठाई थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, और अभी तक उसका कोई डिसीजन नहीं आया उस जांच का। उसके बावजूद पंकज पांडे जी का प्रमोशन कर दिया। कल उन्हें लघु और सूक्ष्म उद्योग और दिया गया था विभाग। तो सरकार दिखाती कुछ और है, जनता के बीच में करती कुछ और है। सरकार के अपने कोई विजन मिशन नहीं है, और जब तक आप अपने विजन मिशन तय नहीं करेंगे तो आप अधिकारियों से काम नहीं ले सकते। अब कुछ दिनों पहले मैं अखबार में बयान पढ़ रहा था, तो इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कह रहे थे कि उनके जो टीम आती है अधिकारियों की मीटिंग करने, उनके पास पूरा डाटा नहीं होता, उनके पास पूरे आंकड़े नहीं होते, बिना तैयारी के उनके पास आते हैं। तो जो बिना तैयारी के अधिकारी उनके पास आते हैं, उस अधिकारी के वो प्रमोशन करते हैं। जो बिना तैयारी के अधिकारी आते हैं उनके पास, उससे वो और ज्यादा काम लेने का प्रयास करते, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो जनता अपने विजन मिशन तय करे। पांडे जी, मैं आपको याद दिलाता हूँ, अभी हमने जब हरीश रावत जी की सरकार के कार्यकाल में हम लोगों ने जो सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, हम लोगों ने जिला प्रभारी बनाया था, और सभी 13 जिलों में हमने एक सीनियर ब्यूरोक्रेट की ड्यूटी लगाई थी कि वहां पर वो जाएंगे। उसके अलावा वहां पर जिला प्रशासन की बैठक भी लेंगे, साथ में कुछ और नए क्या योजनाएं हैं, क्या प्रस्तावित योजनाएं हो सकती है, क्या नए प्रयास हो सकते हैं, विकास के क्या मापदंड क्या हो सकते हैं, सब काम किया था। और इनकी 5 साल की सरकार में कितने प्रभारियों ने, कितने ब्यूरोक्रेट्स ने पूरे जिले का दौरा किया, ये लोग बता नहीं सकते इस चीज को, क्योंकि इनके पास विजन मिशन नहीं है। जब तक सरकार अपनी चलिए ठीक है, आएंगे वसी जैदी जी और जानेंगे। देखिए,
अगर समस्या यहाँ पर भी उठ रही है, आपने इतने अच्छे काम किए थे तो आखिर वजह क्या थी जो प्रदेश की जनता ने नकार दिया आपको, और क्या कमी रह गई? उस पर भी सवाल तो ये खड़े होते हैं, फिर वो भी आपको बताना पड़ेगा। आएंगे, ब्रेक के लिए रुकते हैं यहाँ पर और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार बने हुए हैं और सीधे वसी जी का ही रुख करेंगे। वसी जी, सवाल वही है कि फिर सवाल तो आप पर भी यही उठता है भाई कि अगर आपने इतने अच्छे काम किए थे तो क्या वजह थी जो जनता ने नकार दिया आपको? पहले ही नकारा और फिर एक बार नकार दिया। देखिए पांडे जी, मैंने अभी कहा था वो बीच ब्रेक हो गया था और मैं आपके पास आ नहीं पाई थी। जी बोलिए। मैं यही कह रहा था कि चुनाव अगर चुनावी मुद्दों को पलड़ा जाता तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में सरकार अपनी वापसी नहीं करती थी। ये चुनाव प्रोपेगेंडा पर लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने और यही सब मुद्दे ने विकास के मुद्दों को दरकिनार करके 5 साल तक काम करके ये 5 मुद्दे नहीं बता सकते थे। और ये लोग बात करते थे मोदी गांधी की सरकार, मोदी के नाम पर और दुनिया भर के प्रोपेगेंडा फैलाकर मुस्लिम यूनिवर्सिटी का झूठ हमारे ऊपर लादकर इस मुद्दों पर चुनाव इन लोगों ने लड़ा। और ये प्रोपेगेंडा अगर न फैलाते, चुनावी मुद्दे होते तो वाकई में कांग्रेस दोबारा सरकार बनाती। प्रोपेगेंडा पे चुनाव लड़ा गया। देखिए, एक बार लड़ा जा सकता है, बार बार नहीं। ये भी एक सवाल है। देखिए, कहीं ना कहीं कमियां तो हैं आपके अंदर, वो चीज़ तो देखना चाहिए, देखना पड़ेगा आपको। आप केवल इस बात से नहीं मुकर सकते कि प्रोपेगेंडा पे है ये है। ठीक है हरीश जी, एक चीज़ और इस समय चर्चा के विषय का केंद्र बना हुआ है उत्तराखंड में, उपचुनाव को लेकर। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने कांग्रेस किस नेता को मैदान में उतार सकती है? क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी इस बाजी को जीतने में, और इस बाजी को अगर कांग्रेस जीत ले जाती है तो मुझे लगता है कि पूरे 5 साल वो जो है इस बात को लेकर के बड़े जोर शोर से हर मंच पर और हर चर्चा में उठाएगी। निश्चित रूप से पांडे जी, कांग्रेस का प्रयास यही रहेगा कि हर हाल में धामी को वहां से शिकस्त दी जाए, उनको पराजित किया जाए। और उसके लिए 5 लोगों के नाम उन्होंने अपने पैनल में दिल्ली भेजे भी हैं। उसमें एक नाम वो भी है जिन्होंने पिछली बार जो है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उनसे हार गए थे, लेकिन उसका नाम इसलिए रखा हुआ क्योंकि उसे पूरे क्षेत्र में चुनाव लड़ने का अच्छा अनुभव। उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो है पुराने सारे नाम है, तो आधा काम तो वैसे ही आसान हो जाता है जिसने पहले चुनाव लड़ रखा है, उसे सब पता रहता है, रीति नीति रणनीति। उसके अलावा कांग्रेस ने जो 4 नाम और भेजे हैं उसमें भी सारे ही करीब करीब प्रभावशाली नाम है, और ये है कि वो धामी के करीब बैठते हैं, मतलब कृतित्व में। तो उस हिसाब से कांग्रेस ने धामी को घेरने के लिए जो रणनीति है वो बना दी है, और इन 5 में से किसी को भी टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से चुनौती तो बनती है। और सबसे ज्यादा चुनौती वही है जो पिछले कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जो अगर चुनाव मैदान में आते हैं तो क्योंकि उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा है, धामी तो नए लड़ रहे हैं वहां से चुनाव, तो काफी हद तक वो अच्छी डिफीट देंगे। अब जहां तक पुष्कर सिंह धामी की बात है तो वो भारतीय जनता पार्टी जो है कोई इस तरह से हल्के फुल्के अंदाज में चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख तैयार कर लिए, और पन्ना प्रमुख में ये होता है कि जो एक पन्ना है वोट का, एक पेपर है, एक पेज है, उसको पन्ना कहा जाता है। तो उस पे 5 पन्ना, मतलब एक पन्ना प्रमुख के नीचे 5 जो है उप पन्ना प्रमुख हैं, और उनके नीचे 20-20, 25-25 लोगों की टुकड़ियां हैं जो हर एक वोटर से संपर्क करते। दैट्स कॉल्ड पन्ना प्रमुख। इतना बड़ा वर्कआउट है। तो ये तो उनका पहले दिन से, जिस दिन घोषणा हुई कि खटीमा अपने यहाँ से चुनाव लड़ेंगे चंपावत से, उसी दिन से पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में एक खासियत मैं आपको और बता दूं जो शायद हमारे मीडिया मतलब कम उसको हाईलाइट करता है। यहाँ अमित शाह भी पन्ना प्रमुख है, एक अपनी मतलब जहाँ से जो जिम्मेदारी दी जाएगी उस जगह। तो बड़ा सा बड़ा नेता पन्ना प्रमुख होता है, और ब्लॉक स्तर के और गांव स्तर के लोग तो पन्ना प्रमुख होते ही हैं। तो इस तरह की मतलब जो रणनीति है, अगर पन्ना प्रमुखों ने 100% वोट से संपर्क किया
और 40% वोटों तक भी वो अप्रोच कर पाए, तो वो तो 40% वोट पहले ही ले चुके हैं। तो ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जीत दिला चुकी है, आगे भी इनकी ये बनी रहेगी। दूसरा क्या होता है कि जहाँ से भी मुख्यमंत्री का प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, वो क्षेत्र के लोग सोचते हैं क्योंकि डायरेक्ट मुख्यमंत्री हमारा प्रत्याशी है, तो थोड़ा सा हमें विकास के कार्यों में सुविधा मिलेगी, इसलिए मुख्यमंत्री का परिणाम भारी रहता है। वरना कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को घेरने के लिए कोई कमी कसर छोड़ी। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे सीमा जी, पुष्कर सिंह धामी जी की तरफ से लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि जो चारधाम यात्रा होगी ऐतिहासिक होगी, विकास को लेकर के बड़े बड़े दावे भरे ही जा रहे हैं। पिथौरागढ़ में, एंचोली में इतने लंबे समय से वहां पर वो सड़क की मांग हो रही है, जो सड़क की स्थिति है वो आप भी जानते होंगे मुझे लगता है, और उस सड़क मार्ग से मुझे लगता है अधिकारी भी गुजरते होंगे, नेता भी गुजरते होंगे। तो क्या जो पर्यटक आएंगे उनका स्वागत इन्हीं गड्ढों से किया जाएगा क्या? क्योंकि अधिकारी भी सनक नहीं रहे हैं, नेताओं के भी कान में जू नहीं रेंग रहा है। और ये यहाँ पर दरअसल मांग अभी से नहीं, काफी समय से हालात खराब है, सालों से, और इतने लंबे समय से मांग चल रही है। टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर के भी, तो ये कैसी चीजें हैं? मतलब जो चीजें कही जा रही हैं, क्या वो धरातल पर उतर नहीं पा रही क्या? नहीं सर, धरातल पे सब उतर रही है। जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है और जो है वो लोगों तक आती है और हमारे तक पहुंचती है, तो हम हर चीज का उसको समाधान निकालने की कोशिश करती है। आज आपने ये बात कही है, मीडिया के सबके सामने, सोशल मीडिया में लेकर आए, तो ये भी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगी। और इस पर भी हम पहले से ही विचार कर रहे थे और ये कहा है ना, तभी तो हमने अधिकारियों को ये समय निर्देशित कर दिया कि इस समय पे तुमने ये काम करना है, और ये फाइल कोई भी दबानी नहीं, क्योंकि होता आज तक यही होता आ रहा है कि उत्तराखंड क्या पूरे देश में ही ये हाल है कि आप देख लो कि जो हमारे अधिकारी हैं फाइल दबाने में माहिर होते हैं और कि लटकाते रहते, केस को लटकाते रहते। अब तो कोर्ट में भी ये बात आ गई है कि जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए और नहीं तो फाइन लगेगा अगर गवाह पेश ना हुआ। तो ये चीजें देखिए हम शुरू कर दी गई हैं और इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गया है, तो ये भी जरूर होगा, इस चीज पर भी काम जरूर होगा। तो और भी क्वेश्चन है सर कोई? नहीं, देखिए सीमा जी, आपने कहा ठीक बात है, अच्छी बात है। ये दरअसल केवल हम ही नहीं लाए हैं, ये सुर्खियों में सड़क रही है। हमसे पहले भी तमाम सारे पत्रकार भाइयों ने जो है इस मुद्दे को उठा चुके हैं, प्रमुखता से उठाए हैं। और आपने कहा कि आपको जानकारी नहीं, ठीक है, आपको जानकारी नहीं रही होगी, लेकिन आपके शीर्ष नेताओं को इस बात की जानकारी है, बखूबी है। आप पूछिएगा चर्चा के बाद, उन्हें भी जानकारी है, अधिकारियों को भी जानकारी है। बावजूद जो है वो जस के तस हालात उसके बने हुए हैं। सर जब बात उठती है तो उस पर जरूर काम होता है और मैं मीडिया का इस बात से सैल्यूट करती हूँ कि आप लोग जब क्वेश्चन उठाते हो तो उस पर आंसर आपको जरूर मिलते हैं और साथ में उसमें काम भी शुरू हो जाता है। तो ये भी धीरे धीरे देखिए, जितने भी काम लटके पड़े थे वो धीरे धीरे सब काम आपको सही होते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, करेंगे। एक सवाल और लेते हैं आपसे, उसके बाद वसी जैदिक जी के पास आएंगे। जी, ये जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का जो अभी आपने जिक्र किया, आपने कहा कि धन्यवाद हम देते हैं, ये आपके धन्यवाद का क्या करेंगे? हम सवाल तभी पूछना चाह रहे थे, लेकिन मैंने सोचा एक पहले कमेंट सबसे ले लेते हैं क्योंकि फिर लंबा जवाब होता है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो आप धन्यवाद दे रही हैं इन स्वास्थ्य कर्मचारियों को, जिनके पास आज रोजी रोटी के लिए कोई काम नहीं है, वो अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चों को शिक्षा के लिए नहीं दिला पा रहे हैं अच्छे से, तो ये आपके धन्यवाद को कहाँ पर रखें बताइए, और किस प्रयोग में लाएं आपके धन्यवाद को? बात तो वही हो गई कि आपके नेता जिस तरीके से कहते हैं कि पीके को थैंक यू, कांग्रेस ने बहुत शानदार तरीके से बोला, मतलब प्रेजेंटेशन भी देख लिया। आप ही के नेता कह रहे हैं, दरअसल हमने इस बात को जो सुना तमाम नेताओं के मुंह से, वो बात आपको बता रहे हैं। तो आप तो वो तो खैर राजनीतिक विषय होगा, उधर नहीं जाएंगे, हम केवल एक उदाहरण के तौर पर आप बता रहे थे। तो वैसे ही काम तो आप भी कर रही हैं और ये तो इनके देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। नहीं बिल्कुल सर,
मैंने आपको बोला ना कि धन्यवाद तो देखिए ये हमारे संस्कार है कि हमारी कोई जरा सी भी मदद करता है तो हम छोटे बच्चों को भी सिखा देते हैं कि थैंक यू जरूर बोलो। तो ये हमारे संस्कार है कि जो पहले अगर धन्यवाद भी नहीं बोलूंगी तो सबसे पहले तो मैंने उनका अपमान कर दिया, तो इसलिए मैंने उनका धन्यवाद बोला। रही उनको सेटल करने की बात, तो देखिए ये भी चल रहा है आगे। इतने लोगों को एक साथ सेट करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इस पर भी सरकार विचार विमर्श कर रही है। चलिए ठीक है, विचार विमर्श करें और हमारे उम्मीद है हमें कि कहीं ना कहीं इन लोगों का, इन स्वास्थ्य वर्करों का सरकार ध्यान रखेगी और इन्हें जल्दी कहीं ना कहीं सेटल करेगी। आएंगे वसी जैदी जी, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं चर्चा में। वसी जैदी जी का रुख करेंगे। वसी जैदी जी, भाई क्या कहेंगे आप, कांग्रेस इसको किस तरीके से देखती है और किस तरीके से घेरने की कोशिश करेगी? क्योंकि ठीक है घेरिए, लेकिन घेरने के साथ ही साथ जो मुद्दे हैं जनहित में उनके लिए आवाज़ भी आपको उठानी पड़ेगी। अब जो जैसे मैंने जिस सड़क का जिक्र किया है, इसमें मुझे लगता है कि आप भी अगर सरकार के कानों में बात डालने की कोशिश लगातार करते रहेंगे तो या रहते तो अब तक मुझे लगता है कि सुनवाई भी हो गई होती। आप कौन से मामले की बात कर रहे हैं पांडे? हम वसी जयदी जी, हमने ये कहा कि प्रदेश में कहीं भी कोई भी जो विकास के लिए जो आपके सामने जो कमियां दिखती हैं, जो आप ये बता रहे हैं कि ये ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा, हमने जिक्र किया जिस रोड का, वो जिक्र किया टनकपुर और तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग का। उसको लेकर के हमने ये कहा कि उसमें भी मांगे चल रही हैं, लोगों की समस्याएं जो हैं सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। आप ये आरोप जरूर लगा देते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को अगर पुरजोर तरीके से, मजबूत तरीके से उठाएंगे, सरकार को जगाने का काम करेंगे, तो मुझे लगता है जो 4 दिन में काम होगा वो 1 ही दिन में, 2 दिन में हो जाएगा, निपट जाएगा। वसी जैदी जी, चलिए वसी जैदी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हरीश जी, क्या ये जो हम मामला बता रहे हैं, क्या ये गलत बता रहे हैं क्या? क्योंकि आपको तो मुझे लगता है कि बखूबी जानकारी होगी, हमें तो थोड़ा बहुत जानकारी है, आपको डीपली जानकारी होगी इस पर। सीमा जी ने कहा उन्हें जानकारी नहीं है और मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ वसी जैदी जी बैठे हैं, बताइए उत्तराखंड में रहते हैं, शायद उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं है। किस संदर्भ में कह रहे थे? नहीं, हमने ये जो तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग का जो जिक्र किया हमने, टनकपुर और तवाघाट का, क्योंकि वहां पर जो सड़कें खराब हैं, जो गड्ढा युक्त सड़कें हैं, वहां पर लोग, हमने देखा कि काफी समय से जो है मांग कर रहे हैं उस सड़क को निर्माण करने के लिए। एचोली एक जगह पड़ती है, उसको लेकर, वहां पर जो सड़कें खराब हैं उसको लेकर के मांग कर रहे हैं। तो क्या ये सब गलत मांगे हैं क्या? नहीं, योगेश पिथौरागढ़ में बात में जब ये पुल बना था और टूट गया था, तो हम लोग वहां तक गए थे, एचोली तक की सड़कों की बहुत खराब है। मैं सोचता हूँ जो उत्तराखंड राज्य हमने अलग मांगा था, उसमें 4 बड़ी मांगे। एक सड़कें, प्रमुख रूप से सड़क मांग थी, दूसरी मांग स्वास्थ्य की, तीसरी मांग शिक्षा की, और चौथा था रोजगार या मतलब उद्योग जिसको हम कहते थे, और 5वां था हम अपनी संस्कृति को, पहाड़ की संस्कृति को, उत्तराखंड की देवभूमि की संस्कृति को कैसे बचाएं। तो उसकी लड़ाई थी उत्तराखंड राज्य। कोई उत्तराखंड राज्य ये नहीं था कि भूभाग का टुकड़ा हमें, बल्कि हम अपनी अस्मिता के साथ अपने स्वविचारित कार्यक्रम, स्वविचारित नियम, सुविचारित और स्वविचारित और स्थानीय संसाधनों से निर्मित रोजगार कैसे पैदा कर सकते हैं, यहाँ की सड़कों का विकास कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो है ना, आज भी हमारे जो गांव हैं वो 3 से लेके 30 किलोमीटर तक सड़कों की, लोग 30 किलोमीटर, जैसे दुमक तलगोट है, पाणा हिरानी है, पलाण है, 30 किलोमीटर लोग पैदल जाते हैं, 20 किलोमीटर पैदल जाते हैं, 10 किलोमीटर पैदल जाते हैं अनाज के थैले लगे। और उसी तरह से जैसे आपने जिस सड़क का नाम लिया, निश्चित रूप से गड्ढे तो छोटी मोटी बहुत सारी सड़कें तो बनी ही नहीं है। तो पहला कार्यक्रम हमारा सड़कों को प्राथमिकता से विकसित करना होना चाहिए।
हर गांव हमारा सड़क से जुड़े, तो जिन गांवों को लोगों ने खाली कर दिया है, कम से कम बार त्योहार के टाइम पे, शादी विवाह के टाइम पे, अपने रिश्तेदारी के टाइम पे, अपने देवताओं को पूजने के लिए, म्याल देवता को पूजने के लिए, स्थान देवता को पूजने के लिए, कुल देवता को पूजा करने के लिए लोग आए सही। वरना तो यहाँ सारे के सारे जो है बाहर से लोग आके बसते हैं। एक डेमोग्राफिक चेंज तेजी से उत्तराखंड में हो रहा है। जो उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पर नियंत्रण करना शुरू किया, उन्होंने उत्तराखंड को महफूज अपने लिए जगह समझ लिया। सारे के सारे अपराधी उत्तराखंड पलायन कर चुके हैं, पूरा पहाड़ घेर चुके हैं। पूरे पहाड़ के जंगलों में तमाम तरह के कंस्ट्रक्शन और अतिक्रमण जो शुरू हो गया है। तो ये कौन कर रहा है? देखा जाए कि नई नई जो मजारें उग रही हैं जंगलों में, वो किस उद्देश्य से उगाई जा रही है, कौन कर रहा है ये सब? तो ये सारी चीजें भी हैं। उसके अलावा जो सड़कों की स्थिति है, जैसा आप बता रहे थे गड्ढे, तो गड्ढे तो वही है कुमाऊं की सड़कों की, जो बॉर्डर एरिया की सड़कें हैं हमारी, चाहे चाइना बॉर्डर की गढ़वाल क्षेत्र में, चमोली में, उत्तरकाशी में। मोदी जी ने एक चीज कही है कि हम सबसे पहले अपने बॉर्डर को सुरक्षित कर रहे हैं, और उन्होंने वहाँ स्पेशल कंपोनेंट प्लान चला रखा है। करीब 180 गांव चमोली में चिन्हित किए गए हैं, उसी तरह से उत्तरकाशी में, उसी तरह से पिथौरागढ़ में। यहाँ हम बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, रोजगार, सरकार की योजना यह है कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत फ्री दें, ताकि लोग अपने बॉर्डर खाली ना करें। चीन हमारी बॉर्डर तक अपनी रेल दौड़ाता है, चीन अपनी हमारे बॉर्डर तक 6 लेन सड़क दौड़ाता है। हम अपनी सड़कें नहीं बना पा रहे हैं, और जो कुछ बन भी रही है, 4 धाम योजना जैसी कुछ सड़कें हमारी बन रही हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है पहली बार इतिहास। उसको रोकने के लिए तथाकथित पर्यावरण, सो कॉल्ड पर्यावरण भी, पता नहीं, हमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं चीन के इशारों पे ये काम हो रहा है। पहले ग्रीन ट्रिब्यूनल पहुंचे, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इसी तरह से रेल मार्ग रोकने के लिए तमाम आंदोलन करवा रहे हैं। कौन फंडिंग कर रहा है इन आंदोलनों की? इसकी जांच होनी चाहिए। सड़कों के काम में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। प्रकृति जो है मनुष्य के दिमाग की तरह बंजर नहीं है कि दोबारा फिर से वहाँ घास ना होगी, दोबारा फिर से वहाँ पेड़ ना होगी। एक बार सड़कें बन जाए, जिससे हरियाली उगाती है, बशर्ते कि हमारी मंशा हो कि हम पेड़ लगाएं। पथ वृक्षारोपण अभियान को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। आम, पैया, बड़, पीपल, पंच वृक्षों की पूजा का हम पहले करते थे, लगाते थे इन पेड़ों को। अब पीपल का पेड़ लगाना सरकार भूल ही गई है। तमाम तरह के चीड़ और यूकेलिप्टस के पेड़ लगा रही है। अरे वो खुद भी उग जाते हैं, आप पीपल के पेड़ लगाइए, योजना बनाइए सड़कों के किनारे, लोगों को आराम भी मिलेगा। पीपल का पेड़ जो है धरती का मौसम रेगुलेटर है, लेकिन हमने छोड़ दिया है। उसी तरह से सड़कें बनाना, मैं कह रहा था पहली पंचवर्षीय योजना में हमारी सड़कें सारी बन जानी चाहिए, ना हो दूसरी में बने, ना हो जब जागे तभी सवेरा। अभी सड़कों को प्राथमिकता में रखें, चाहे हमारे बॉर्डर एरिया की सड़कें हैं, चाहे हमारी, तो हमारा आधा काम सॉल्व हो जाएगा, आधा काम हमारा रिजॉल्व हो जाएगा, आधा समस्या हमारी हल हो जाएगी अगर हमारी सड़कें। निश्चित रूप से मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। बिल्कुल ठीक बात। वसी जैदी जी, आपको आवाज आ रही है अब? चलिए, वसी जैदी जी से संपर्क हो ही नहीं पा रहा है शायद। सीमा जी देखिए, चलिए सीमा जी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आखिर ये हरीश जी, जो तमाम सारी चीजें हैं, ये राजनीतिक दल बड़े बड़े दम भरते हैं, जो ये क्या वास्तव में केवल दिखावा ही करते हैं क्या? अभी भी जो चीजें जिस तरीके से कही जा रही हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ठीक है, आपकी जो मंशा है वो अच्छी है। आपने एक चीज का शुरुआती दौर में जिक्र किया कि जो अधिकारी हैं वो इनके सुनने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है, कोई भी योजना हो, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम तो अधिकारियों के कंधे पर ही होता है। और अगर ये अधिकारी इस तरीके से अपनी मनमर्जी चलाते रहेंगे, तो फिर आदेश तो कोई भी आप देते रहिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर तो वो अधिकारियों को जो करना है वही करेंगे। फिर सरकार की ये बात कहाँ रहेगी कि जो हम दावा कर रहे हैं वो उसको हम धरातल पर उतार रहे हैं। योगेश पांडे जी, आपको एक चीज का बड़ा ध्यान होगा, और मुझे तो बहुत अच्छी तरह से याद। होता क्या था पहले कि मार्च फाइनल तक जो है अधिकारी फाइलों को दबा के बैठे रहते थे, बजट ही नहीं आता था, कुंडली मारे रहते थे। और मार्च में बजट आ गया, जो कुछ उसका अर्धम कोई अर्धम मोई, जो कुछ करते हुआ कि हुआ, नहीं तो बाकी बजट वापस करे, खर्च नहीं कर पाते थे। हमारे जो अधिकारी हैं वो उसी दौर के हैं और अभी भी उसी कार्यशैली पे चल रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि भारत बदल चुका है। आज आप अगर खर्च नहीं करेंगे तो आपका रत्ती पाई हिसाब देना पड़ेगा और मार्च में वापस भेजना पड़ेगा, और जो बजट खर्च नहीं किया अगली बार उसकी जगह का बजट ही अलॉट नहीं होगा। आपने पिछले पैसा खर्च नहीं हुआ, अगला काय को मांग रहे हैं?
तो भारत अब बदल चुका है, इसलिए अधिकारियों को भी बदलना पड़ेगा। अधिकारियों को नई शैली, कार्यशैली अपनानी पड़ेगी और तुरंत काम करने पड़ेंगे। 10 साल तक योजनाएं लटकी पड़ी हैं। नेहरू के जमाने के कई साइन बोर्ड ऐसे हैं, उसका शिलान्यास हो चुका, आज तक वो बनी नहीं चीजें। इंदिरा जी के जमाने की हैं, उसके अलावा जो मुख्यमंत्री मतलब उत्तर प्रदेश के रहे हैं, उस जमाने की पहाड़ों में बोर्ड लगे हुए हैं कि हम ये करेंगे, आज तक नहीं हुए हैं बहुत सारी चीजें। तो वो दौर निकल चुका है। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बढ़िया काम, जिसका शिलान्यास करेंगे उसका हम उद्घाटन भी करेंगे। तो कम से कम अपने प्रधानमंत्री से सीख लो यार। हमारे अधिकारियों को दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा निश्चित रूप से। हम ये नहीं कह रहे सबके सब एक जैसे हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोग समर्पित भाव से काम भी कर रहे हैं कुछ अधिकारी, लेकिन अधिकांश अधिकारी वही पुराने ढर्रे वाले, 70 साल वाले, पड़े पड़े हैं विभागों में। फाइल दबाने के अलावा, ऑब्जेक्शन लगाने के अलावा कोई काम ही नहीं है, फाइल घुमाने के अलावा कोई काम ही नहीं है। अगर कोई फाइल जल्दी निपट गई तो उस रात उन्हें नींद नहीं आती कि ये मेरे हाथ से छटक कैसे गया ये मामला, घुमाया क्यों नहीं मैंने इसको। तो ऐसे अधिकारियों पे लगाम कसनी पड़ेगी। सरकार को टाइम शेड्यूल, टाइम देना चाहिए कि अगर ये फाइल 2 दिन से ज्यादा, 1 दिन से ज्यादा आपकी टेबल पे रुकी तो किस उद्देश्य से रुकी, खराब है तो वापस दे दो, ठीक है तो क्या करो उसको, दबा के काय को बैठे हैं अधिकारी। तो ये जब तक लठ नहीं बजाएंगे, डंडा नहीं होगा, ये नहीं मतलब अगर मैं सपाट थैली में कहूँ तो निश्चित रूप से बिना जादू की छड़ी से ये होने वाला नहीं। तो क्या इस सरकार के नुमाइंदों को नहीं दिख रही क्या ये बातें, सारी चीजें? जैसे हमारे लघु सिंचाई का है, जैसे हमारे जो पानी की नहर है, हम हर साल कह रहे हैं हमारे 10% सिंचाई बढ़ रही है, लेकिन प्रोडक्शन तो हमारा हर साल 10% घट रहा है। तो हम क्या सिंचाई, किस चीज की सिंचाई करते हैं? उसी तरह से हमारा फलोद्यान एक विभाग हुआ करता है, उसको अब कृषि में समर्पित कर रहे हैं। हमारे अधिकारियों ने ऐसी सलाह सकता। अरे फलोद्यान हमारा कृषि के इक्विवेलेंट है भाई, बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा सेगमेंट है। हिमाचल फलोद्यान से जो है माला माल हो गए, हम गढ़वाल में फलोद्यान विभाग को खत्म कर, तो मतलब उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड हमारा, हिमाचल बिल्कुल हमारा सहोदर है, हमारा पड़ोसी राज्य है, हमारी जैसी भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है। वो सेब से माला माल हो गया, वो लीची से माला माल हो रहा है, वो आम से माला माल हो रहा है, और हम अपने फलोद्यान विभाग खत्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कमी किसकी है? हमारे अधिकारियों की। हमारे अधिकारी जो हमारे नेताओं को समझा देते हैं, गढ़वाली में कहीं पिंगा देते हैं, वही हम समझते हैं। हमारे नेता भी प्लान के व्यक्ति होने चाहिए। यहाँ पे बहुत कम लोग हैं। हमारे एनडी तिवारी जो है वो प्लान के व्यक्ति थे, तो कम से कम वो पहाड़, हालांकि वो उद्योग नहीं चढ़ा पाए, लेकिन मैदानी इलाकों में उन्होंने उस समय अच्छा उद्योगीकरण किया। हरिद्वार में स्कूल किया, देहरादून में स्कूल किया, काशीपुर में उद्योग लगवाए। अब उद्योगों ने सब्सिडी खाई और वापस चल दी। तो थोड़ा सा निश्चित रूप से अब पहाड़ को उद्योग चढ़ाने पड़ेंगे। हमारे 8 पर्वतीय जिले जो हैं वो उद्योग विहीन है आज भी, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद। तो होना चाहिए। हमारी जो हवाई पट्टियां हैं वो चीन बॉर्डर के इक्विवेलेंट पैरेलल जो है वो होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। जैसे मैंने चमोली में एक कहा कि कंसोलिशन हमारे पास बनाया हवाई पट्टी, जहाँ हम बड़े हैं हवाई जहाज उतार सकते हैं। वो 4 धाम यात्रा के लिए भी बड़ा अच्छा हो जाएगा और सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा कि एशियन राजधानी के नजदीक है, हवाई पट्टी विकसित की जाए। हमारी गोचर है, चिन्याली सोड़ है, उत्तर पिथौरागढ़ का जो नैनी सैनी वाली हमारी हवाई पट्टी है, अभी वो थोड़ा छोटी है, उनको विस्तार करने की योजनाएं हैं सरकार की, उसको जल्दी कार्य रूप में लाया जाए। हमारे पास अब जौलीग्रांट एक अंतरराष्ट्रीय लेवल का हेलीपैड हो गया, मतलब हवाई पट्टी हो गई, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा पहाड़ की तरफ भी चढ़े, थोड़ा और हेलीपैड बनाए। इससे अच्छा हमारे नेपाल में आप देखिए लोग 500-500 में हवाई यात्रा करते हैं, हेलीकॉप्टर, वो गाँव वहाँ हेलीकॉप्टर बैठता है, और वो सीमेंट के कट्टे भी वो हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं। 200-200 रुपए 300 रुपए में हेलीकॉप्टर में चल जाते हैं। उतनी ही दूरी के लिए हम 8,000 रुपया केदारनाथ की यात्रा के लिए दे रहे हैं। फाटा रामबाड़ा से केदारनाथ 8,000 7,000 रुपया पर। तो हमारा हेली उद्योग कैसे विकसित होगा? तो इस पर काम होना चाहिए। वैष्णो देवी की उतनी ही यात्रा 2000 में होती है, उतनी देर की 4 मिनट की यात्रा है, 5 मिनट की, उतनी देर की 2000 में होती है। उत्तराखंड में 9000 में हो रही है, 8000 में हो रही है। तो क्यों हो रही है इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। कुछ हवाई यात्रा सस्ती हो तो और ज्यादा हेलीकॉप्टर आएंगे और ज्यादा लोग यात्रा करेंगे। उसमें थोड़ा सा हम नीतियों को ठीक करें तो कौन करेगा? अधिकारी कहीं ना कहीं ये
मैनेजमेंट लेवल पे अधिकारियों की कमी है कि क्यों मिली भगत है इतनी बड़ी की यहाँ हम उतनी ही दूरी के 8,000 दे रहे हैं, वैष्णो देवी में कटरा में उतनी ही दूरी के 2,000 पड़ते हैं, नेपाल में उतनी दूरी के 500 रुपये पड़ते हैं। तो इस मामले में हम नेपाल से भी फिसड्डी हो गए हैं हेलीकॉप्टर की यात्रा में इसकी समीक्षा होनी चाहिए। हमारी बहन यहाँ बैठी है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान लोग अगर कहीं ना कहीं बात सुन रहे हैं इसकी समीक्षा अवश्य करें। तो ये है। उसके अलावा जैसे जो मैंने कहा जी 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 कई मतलब छोटे छोटे काम हो चुके हैं, काम चल जैसे मैंने कहा शिक्षक का ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन फाइल दबा के बैठे हैं, कहीं हो ना हो शिक्षक ज्वाइन कर। उसी तरह से जैसे पुलिस कर्मियों का है, ग्रेड पे उनका हक बनता है भाई, रात दिन ड्यूटी करते हैं हमारे पुलिस के कर्मी। और फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सीधा रुख करेंगे सीमा जी का। जिस तरीके से सीमा जी देखिए तमाम सारे सवाल अभी उठाए हरीश जी ने, तमाम सारे मुद्दे उठाए, तो सरकार आखिर इस ओर क्यों नहीं अपना ध्यान आकर्षित कर रही? चलिए सीमा जी संपर्क नहीं हो पा रहा शायद, रुक करेंगे वसी जी का। वसी जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी पांडे जी। वसी जी हमने आपसे पूछा था ये कि जिस तरीके से जो आपको कमियां दिख रही हैं, देखिए सरकार की तो जिम्मेदारी होती है, सत्ता पर बैठे व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि भाई वो विकास करे और प्रदेश को नित नए आयामों तक पहुंचाए, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की कुछ भूमिका होती है। अगर विपक्ष उन मुद्दों को हमें लगता है कि पुरजोर तरीके से उठाए तो जो 10 दिन में काम जिस काम को होना है वो 4 दिन में काम हो जाएगा, बिल्कुल दबाव में नहीं, दबाव नहीं पांडे जी, एक जिम्मेदारी होती है विपक्ष की और इसी तरह मेले की भी जिम्मेदारी होती है। जो मुद्दे हमें दिखाई देते हैं, और मैं आपको बताऊं पिछले 5 सालों में जिस तरह से कांग्रेस ने जिस मुद्दे को विभिन्न स्तर पर उठाया, बड़े बड़े सदन से लेकर सदन तक उठाया, उसके बाद इन्हें 3 मुख्यमंत्री अपने बदलने पड़े, अपना विजन चेंज करना पड़ा, अपना मिशन चेंज करना पड़ा। हमने पुरजोर विरोध किया एक जो इस तरह की कार्य प्रणाली थी भारतीय जनता पार्टी की, और इस बार भी जो पुष्कर सिंह धामी जी का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, इसमें सरकार का नकारापन दिखना शुरू हो गया है। शुरू से मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे उनके 31 मार्च को इन लोगों ने नौकरी से हटा दिया और आज वो सड़कों पर आंदोलनरत है, और उनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो पिछली बार कोरोना काल में इनके ऊपर फूलों की बारिश कर रही थी हेलीकॉप्टर से, और आज इनके ऊपर सड़क पर इनके साथ ये इतना दुर्व्यवहार हो रहा है। जो एक प्रेगनेंट मेरी बहन थी उसके साथ जिन्होंने इस तरह का व्यवहार किया, तो इस तरह की सरकार की मंशा हम शुरुआत में ही हम जनता के बीच में ले आने का काम करते हैं, हमेशा विपक्ष के तौर पर कांग्रेस करती चली आई है। और जिस तरह से सहकारिता विभाग में घोटाला खुला, जिस तरह से डॉक्टर निधि उनियाल का प्रकरण हुआ, और जिस तरह से 4 धाम के भी अव्यवस्थित अभी से अव्यवस्था दिखाई देनी शुरू हो गई है, सरकार उस और कुछ काम नहीं कर पा रही है। पानी की बड़ी समस्या है, बिजली की बड़ी समस्या है, वन अग्नि की बड़ी समस्या है, और ये सरकार सिर्फ एक वाहवाही लूटने वाली सरकार है। अभी तक इनके स्वागत कार्यक्रम ही चल रहे हैं, और चंपावत में जिस तरह आप बात कर रहे थे, पहले मुख्यमंत्री जी की कोशिश थी कि उनके लिए कोई सीट खाली हो, और अब उनके लिए सीट खाली होगा तो उनका पूरा ध्यान चंपावत उपचुनाव को लेकर है। कल भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति की गई है, कुछ 5-6 दिन पहले वहाँ पर नए डीएम की नियुक्ति की गई थी। तो सरकार अपना प्रशासनिक अमला वहाँ पर तय कर रही है, प्रशासनिक अमला नया बना रही है। तो ये सरकार, मैं आपसे हमेशा इस बात को कहता हूँ कि सरकार अपने एक विजन मिशन तय नहीं कर पाती, चुनावी मुद्दों से भटक जाती है, अपना प्रोपेगेंडा फैलाती है, और कांग्रेस एक विपक्ष की भूमिका को हमेशा निभाती चली आई है। कि बड़ी भूमिका को हम जब तक विपक्ष में बैठे हैं, हम अपनी भूमिका से दरकिनार नहीं कर सकते। हम एक मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक हम जनता के बीच में ले जाने का काम करते रहेंगे पांडे जी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि चंपावत का आपने जिक्र किया, क्या कुछ तैयारियां कर रही है कांग्रेस? चंपावत में हमारे 3 प्रेजेंट हम लोगों ने नियुक्त किए थे, मनोज तिवारी जी के अध्यक्षता में, और वहाँ पर भुवन कापड़ी जी थे और कुशाल सिंह अधिकारी हैं,
और 5 नाम वहाँ पर हमारे पास प्रस्तावित आए हैं और एक नाम की वहाँ पर मौजूदगी की कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनौतीपूर्ण तरीके से चंपावत के चुनाव को ले रही है। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि जिस तरह से पिछले कार्यकाल का निकम्मापन पुष्कर सिंह धामी जी का था, उसके बाद खटीमत की जनता ने इन्हें दरकिनार कर दिया था, ये इन्हें एक्सेप्ट किया था, स्वीकार नहीं किया था। इसी तरह से जो 2.0 पुष्कर सिंह धामी का शुरू हुआ है, सरकार का नकारापन 1 महीने से दिखाई दे गया है। तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि खटीमा वाला इतिहास चंपावत में दोहराया जाएगा और कांग्रेस एक बड़ी जीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ चंपावत में हासिल करेगी। नहीं, ये आप तो कह रहे हैं कि ठीक है वो इतिहास खटीमा का दोहराया जाएगा यहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि वही जीत दोहराई जाएगी दोबारा एक बार फिर से। लेकिन क्या वास्तव में कांग्रेस के अंदर जो कलह थी वो समाप्त हो जाएगी, और ये समाप्त होकर के क्या एक साथ एकजुट आएंगे? देखिए, आप इस बात को मत कह दीजिएगा कि कोई कलह नहीं है, वो है, तो देखिए सबको दिखता है। नहीं, कोई गुटबाजी, कोई कलह नहीं है। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ हमारी प्रदेश कार्यकारिणी, हमारे प्रखर वक्ता, हमारे ओजस्वी वक्ता के तौर पर नए कार्य अध्यक्ष विधायक नवनीत करण महाराज जी, और करण महाराज जी जिस तरह से उनका गढ़वाल दौरा कर रहे हैं, जिस तरह से जनता का प्यार और आपात उन्हें गढ़वाल में मिल रहा है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। और अब हमारी किसी तरह का कोई मनमुटाव, कोई गुटबाजी किसी तरह की कांग्रेस में नहीं है। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि हम एक चुनौतीपूर्ण तरीके से चंपावत के चुनाव को दे रहे हैं। चलिए सीमा जी, देखिए तमाम सारे मुद्दे हरीश जी ने उठाए और तमाम सारे मुद्दों को उन्होंने रखा कि जिस तरीके से देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में जो है औद्योगिक इकाइयां लगनी चाहिए, और एक सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया कि अब जो माफिया जो है उत्तर प्रदेश से पलायन कर रहा है वो उत्तराखंड के जंगलों में बस रहा है, और जिस तरीके से सड़क निर्माण को लेकर के तमाम सारे उन्होंने सवाल उठाए, तो इस तरीके से क्या इन मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा क्या? नहीं सर, बिल्कुल आकर्षित हो रहा है। जैसे ही धामी सरकार बनी थी, सबसे पहले उन्होंने यही कहा था कि सड़कें जो भी अगर गड्ढे दिखे, सड़कें में जो भी आपको नहीं हुई अगर, तो कार्रवाई की जाएगी उन अधिकारियों के ऊपर। ये तो सबसे पहला उनका आदेश ही यही था कि सड़कों पे जो मरम्मत करी जाए, अगर गड्ढे वड्ढे हैं तो, और जहाँ बनानी है उसको बनाई जाए। तो इसका ध्यान तो देखिए हमने सबसे पहले ही रख लिया था कि, और रही ये लोग बात, एक ही बात को रिपीट करते रहता है, वही कोरोना वाले कोई नए मुद्दे बताएं। जैसे आप कह रहे हैं यूनिट्स लगने चाहिए, तो डेफिनेटली लगने चाहिए। स्वरोजगार योजना के तहत हम लोगों ने लोगों को यही प्रोत्साहित किया कि आप लोन लेकर, क्योंकि देखिए पहाड़ी है, भौगोलिक क्षेत्र है उत्तराखंड, तो आपको पता उसकी भौगोलिक परिस्थितियां क्या है। हमको तो पता है, जितना पता है हमसे ज्यादा हरीश जी को पता है। हरीश जी बता तो रहे हैं कि हिमाचल किस तरीके से दिन प्रतिदिन मैंने देखा, उनको सुना, और बाकी मैंने हिमाचल देखा भी हुआ, डेवलप है बहुत ज्यादा। और हमारे उत्तराखंड में भी काम बहुत 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 काम बाकी है, जिसके लिए सब मिलके ही काम कर सकते हैं। तो हर चीज के लिए हम सरकार को नहीं देख सकते। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि आप जो छोटे छोटे कुटिल उद्योग हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज लगाएं लोग और आगे आए, और साथ ही सरकार से लोन वगैरह ले ले, तो उस पे काम हो सकता है। क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज तो लगाई नहीं जा सकती। ये आपको भी पता है कि उत्तराखंड में फैक्ट्रीज नहीं लग सकती, क्योंकि जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं हमारे उत्तराखंड की, तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, कॉटेज इंडस्ट्रीज जरूर लग सकती, जिससे काम भी करिए। कहीं प्रसाद का बनाने का महिलाओं को काम दे दिया गया, तो कहीं बहुत कुछ चल रहा है। जैसे चारधाम में भी बहुत कुछ कनेक्टिविटी है कि किस तरीके से ये रोजगार दिया जाए, भोजन की व्यवस्था किससे, तो उससे लोगों को रोजगार मिलता है। तो प्राइवेट स्तर पे भी लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसके लिए सिर्फ सरकार तो यही करेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोन फैसिलिटीज अवेलेबल करा देगी। तो इससे लोगों को भी मिलेगा, अपने साथ साथ लोगों, कितने लोगों को जोड़ सकते हैं लोग, तो है ना। तो हम लोगों ने यही बार बार स्वरोजगार हम इसीलिए इतना कह रहे हैं। होम स्टे हम क्यों कह रहे हैं? होम स्टे से कितना काम मिलता है। जब चारधाम में होटल्स में क्यों रुके? आप लोगों के अपने अपने घर जिनके हैं, इतने बड़े बड़े घर वहाँ पे पूरे उत्तराखंड में पहाड़ों में खाली पड़े हुए हैं, और बहुत सुंदर जो चारों तरफ का व्यू देखेंगे तो लगेगा जस्ट लाइक स्विट्जरलैंड। तो उन सब में अगर वो होम स्टे लगाते हैं, और होम स्टे में आप कितने लोग काम करेंगे, कुछ खाना बनाने वाले होंगे, तो कुछ सफाई करने वाले होंगे, तो कुछ और देख रेख करने वाले होंगे, और बथेरे लोगों को काम मिल जाएगा। तो कामों को लोगों को जोड़ना पड़ेगा और कामों को निकालना पड़ेगा। तो हर चीज के लिए हम सरकार को दोषित नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप कह रहे हो कि हम लोन दिला रहे हैं और वहां पर कोई कॉम्प्लिकेशन आई, किसी अधिकारी ने कुछ आपको काम नहीं करने दिया या रोक लगाई, तो आप लोग इस बात को उजागर करिए। लेकिन हर चीज में दोषारोपण करना
वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि और फिर कह देंगे कि हमने तो जी ऐसे ही जीत लिया चुनाव। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति हमने कभी नहीं करी, इन्होंने करी। इन्होंने देश को विभाजन किया, देश का विभाजन किया, इन्होंने लोगों को बांटा धर्मों में। हमने कब बांटा? हमने तो कल भी कहा था, आज है कि हम सब एक है, हम सब एक है। तो एक हम तो सिर्फ इतना पूछते हैं कि जो पूरा राष्ट्र एक है, पूरा हिंदुस्तान एक है, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग फैसिलिटीज क्यों? क्या ये गलत है? आप बताओ। अगर ये गलत है तो मैं आप पीछे हो जाते, मैं कहती सर मैं बोलती नहीं अभी के बाद। लेकिन मैं आपसे एज एंकर पूछती हूँ मैं सर कि अगर एक ही राष्ट्र है तो उस राष्ट्र में कुछ लोगों को इतनी सुविधाएं और कुछ लोगों को कम क्यों मिले? क्या केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं में, स्कीम्स में क्या कभी भेदभाव किया गया? जब नहीं करा गया तो हमको जो सुविधाएं मिलती है तो उनमें भेदभाव क्यों? कि कुछ लोग नहीं, बिल्कुल सभी को समान सुविधाएं मिलनी चाहिए भाई, सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी हमारे साथ चर्चा करने के लिए, हमारे साथ समय देने के लिए। तो जिस तरीके से उत्तराखंड में अब चंपावत को लेकर के सियासी सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी जहां पूरी ताकत लगा करके इस सीट को निकालने में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस भी इस सीट को इस बार छोड़ना नहीं चाहती। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।